जब हम बच्चा शरीर में ना बनाकर लैब में बनाएं, उसको हम आईवीएफ कहते हैं। हम हस्बैंड वाइफ के ही गैमेट्स यूज करते हैं, तो जो भी उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने माँ बाप के जैसे ही दिखते हैं और सारे जेनेटिक पैरामीटर्स पेरेंट्स से ही आते हैं। जो दंपत्ति हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, हम उन्हीं के अंडे और शुक्राणु से बच्चा बनाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये आप ही का बच्चा है। आईवीएफ का बच्चा उतना ही नॉर्मल है जितना कि नॉर्मल प्रेगनेंसी से ठहरी हुई प्रेगनेंसी। डिलीवरी के टाइम भी सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी, इसका आईवीएफ से कोई रिलेशन नहीं है। आईवीएफ के कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। डोनर स्पर्म ले रहे हैं वो गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, वो रजिस्टर्ड स्पर्म बैंक से हैं, या एग डोनर ले रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड ART बैंक के थ्रू हम डोनर्स ले रहे हैं। कभी भी हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर नहीं ले सकते, तो वो स्पर्म बैंक के थ्रू ही लिए जाते हैं। लेकिन अगर हमारी उम्र 30 के बाद बढ़ने लग जाती है, तो हमें जितना जल्दी हम बच्चा प्लान कर ले उतना बढ़िया है। छोटे छोटे बच्चों की घरों में किलकारियां नहीं होती जब तक कोई घर पूर्ण नहीं होता। खासतौर पे घर में जो बूढ़े दादा दादी होते हैं, उनका सपना होता है कि उनके बच्चों की संतान हो जिनको अपनी गोदी में वो खिला सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नव दंपति होते हैं, उनके किन्हीं कारणों से बच्चा नहीं हो पाता, वो निसंतान रह जाते हैं। ऐसे दंपति ज्यादातर आजकल बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, इधर उधर दवाइयां लेते हैं, जगह जगह लोगों ने थोड़ा सा डॉक्टर है उनका सहारा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। निसंतान दंपतियों को संतान का सुख देने के लिए किस प्रकार से मेडिकल साइंस काम कर रही है, इसको लेकर हम बात करेंगे। मेडिवर्ड फर्टिलिटी की डायरेक्टर डॉक्टर नेहा गुप्ता, इनका फरीदाबाद में एक अपना आईवीएफ सेंटर है। क्या आईवीएफ होता है, लोगों को आईवीएफ के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लेकर बात करिए। डॉक्टर साहब का स्वागत है मेट्रो स्पेस बुलेटिन में। अक्सर देखा जाता है जो नव दंपति होते हैं उनको बच्चा संतान नहीं होती है, संतान नहीं होने के लिए वो बाबाओं के चक्कर काटते हैं। तो एक नई मेडिकल साइंस में एक आईवीएफ नाम का है कि आईवीएफ से टेस्ट, बेबी टेस्ट जो होता है, उसमें कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम होता है, आईवीएफ क्या है, पहले ही बताएं। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी को हम आईवीएफ बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब हम बच्चा शरीर में ना बनाकर लैब में बनाएं, उसको हम आईवीएफ कहते हैं। उसमें बच्चा आप ही का होता है, मतलब जो दंपत्ति हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, हम उन्हीं के अंडे और शुक्राणु से बच्चा बनाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये आप ही का बच्चा है, आप ही के शुक्राणु और अंडे से बना है। लेकिन क्योंकि अंडा और शुक्राणु मिलकर अपने आप बच्चा शरीर में नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए हम आईवीएफ प्रक्रिया के जरिए आपका बच्चा लैब में बनाकर उसको अच्छे से बढ़ता हुआ देखकर 3 से 5वें दिन का बच्चा बच्चेदानी में रखते हैं। इस प्रक्रिया को हम टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ का इलाज बोलते हैं। सो ये साधारण इलाज है, इसमें हम हस्बैंड वाइफ के ही गैमेट्स यूज करते हैं, तो जो भी उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने माँ बाप के जैसे ही दिखते हैं और सारे जेनेटिक पैरामीटर्स पेरेंट्स से ही आते हैं। क्या कारण होते हैं कि जो नव दंपति उनको बच्चा नहीं हो पाता, जिसके लिए उन्हें आईवीएफ करवाना पड़ता है? कई कारण हैं जिसकी वजह से दंपतियों में प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। 30 से 40% केस में हम देखते हैं कि औरतों की नलें बंद होती हैं, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो अंडे को बच्चेदानी तक लाने का काम करती हैं, वो 30 से 40% केस में नलों की वजह से बच्चा नहीं ठहरता। 30 से 40% केस में मेल में कमी होती है, मतलब शुक्राणु में कमी होती है, उसका काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, उसमें बच्चा बनाने की क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहर पाता। और करीब करीब 30% केस में अंडेदानी में परेशानी होती है या बच्चेदानी में परेशानी होती है, जिसकी वजह से या तो अंडा समय से नहीं बन रहा है या बनने के बाद रिलीज नहीं हो रहा, फूट नहीं रहा, जिससे कि वो बच्चा नहीं बना पा रहा, या हमारी बच्चेदानी में कोई रसौली है, कोई इस तरीके की परेशानी है, बच्चेदानी की झिल्ली चिपकी हुई है। तो बच्चेदानी की बनावटी खराबी होने की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। टेस्ट ट्यूब बेबी और नॉर्मल बेबी में क्या फर्क रहता है इस आईवीएफ प्रक्रिया में? टेस्ट ट्यूब बेबी और नॉर्मल बेबी में कोई फर्क नहीं है। ये बेबी बिल्कुल साधारण होते हैं जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। हम खाली और अंडे और शुक्राणु को आपस में मिलने दे रहे हैं आईवीएफ में, या अंडे के अंदर शुक्राणु इंजेक्ट कर इक्सी के जरिए आपका बच्चा बना रहे हैं। जब हमें ऐसा महसूस होता है कि मेल फैक्टर में सिवियर कमी है, वो नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता, तो हम इक्सी के जरिए बच्चा बनाते हैं।
लेकिन ये बच्चा नेचुरल होता है, जैसा नॉर्मली ठहरेगा ऐसा ही आईवीएफ का बच्चा होता है। उसकी बनावट में, उसके जेनेटिक पैरामीटर्स में कोई भी बदलाव नहीं होता। तो आईवीएफ का बच्चा उतना ही नॉर्मल है जितना कि नॉर्मल प्रेगनेंसी से ठहरी हुई प्रेगनेंसी। आईवीएफ इलाज और जो टेस्ट ट्यूब इलाज है, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चे को शरीर से बाहर बना रहे हैं। इसमें भी कई तरीके की मॉडिफिकेशंस हैं। साधारण आईवीएफ जिसमें हम अंडा निकालकर शुक्राणु उसके ऊपर डालकर उसको अपने आप बच्चा बनने दें, उसको हम कन्वेंशनल आईवीएफ बोलते हैं। इक्सी इसका स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जिसमें हम अंडा निकालकर शुक्राणु को चूज कर अंडे में डालते हैं, जिसको हम इक्सी बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो इक्सी आईवीएफ का ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से इसके इमसी, पिक्सी कई प्रकार हैं जिसमें हम स्पर्म को चूज कर एग में डाल सकते हैं। लेकिन ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये सब एक ही काम है जिसको हम आईवीएफ टर्मिनोलॉजी में लेते हैं। इसमें कितना टाइम लगता है? पूरा प्रोसेस क्या है? आईवीएफ के टोटल प्रोसेस में हमें करीब करीब 10 दिन के इंजेक्शन लगाने होते हैं। 12वें दिन अंडे को शरीर से निकालना होता है। सेम डे हस्बैंड के स्पर्म से बच्चा बनाना होता है। बच्चे को 3 से 5 दिन बढ़ता हुआ देखकर हम बच्चे को बच्चेदानी में रखते हैं। उसके 2 हफ्ते के बाद हम रिजल्ट पता कराते हैं। तो टोटल प्रोसेस शुरुआत से रिजल्ट तक 1 महीने का समय लगता है। तो ये शॉर्ट प्रोसेस है, ये कोई सर्जरी नहीं है, इसमें कोई कट या ऑपरेशन जैसा नहीं होता। जो अंडे निकालने का काम है वो भी सुई के जरिए करा जाता है। तो इसलिए इसमें घबराएं ना, इसमें कोई भर्ती नहीं होना आपको। जब हम सुई लगाते हैं वो इंसुलिन जैसी सिरिंज से लगती है, जैसे किसी डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन लगाई जाती है, इसी प्रकार के हार्मोन इंजेक्शन होते हैं, वो पेनलेस होते हैं। तो इसमें कहीं भी कोई दर्द, परेशानी, कोई भर्ती होना, कोई ऑपरेशन जैसा नहीं। जो ट्यूब बेबी से जो बच्चा बताया जाता है उसमें 9 महीने का टाइम लगता है? 9 महीने का बच्चा आता है या प्रीमेच्योरिटी भी होती है? सेम जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में 9 महीने का समय लगता है, ऐसे ही आईवीएफ में भी सेम 9 महीने का समय लगता है। और प्रेगनेंसी के दौरान जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, इसी प्रकार आईवीएफ में भी हम सेम टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे के बारे में पता करते हैं कि बच्चा तंदुरुस्त है, उसको मानसिक, शारीरिक कोई परेशानी तो नहीं है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोई दिक्कत तो नहीं है, डिलीवरी के टाइम भी सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी, इसका आईवीएफ से कोई रिलेशन नहीं है। अगर बच्चे का सर नीचे है, पानी ठीक है, आवल नाल ऊपर है, नॉर्मल डिलीवरी की संभावना होती है। अगर कोई ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है, आवल नाल नीचे है, पानी कम है, नीचे की जगह सुकड़ी हुई है, ऐसे केस में सिजेरियन होता है। रिजल्ट क्या है? 100% रिजल्ट है या कोई कैजुअलिटी भी होती है? देखिए, आईवीएफ का वर्ल्ड ओवर 100% रिजल्ट नहीं है, बिकॉज अब ये एक साइंस है, इवॉल्विंग साइंस है। जब आईवीएफ शुरुआत में आया था आज से 30 साल 35 साल पहले, तब उसका सक्सेस रेट बहुत कम था। लेकिन आज अगर हम आईवीएफ को देखें तो एक साइकिल में हमें 60-70% तक संभावना है कि बच्चा ठहरेगा। जिनका एक बार में नहीं होता, उनका 2-3 साइकिल में अगर हम कोशिश करें तो ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 साइकिल सक्सेस रेट आईवीएफ का करीब 90-95% है। तो आईवीएफ का एक बार में सक्सेस रेट 100% नहीं है। लेकिन अगर हम इसी प्रक्रिया को 2-3 बार तक कोशिश करें, अगर फेलियर है तो संभावना 90-95% है। कुछ ही कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये सक्सेसफुल नहीं होता। आईवीएफ प्रोसेस के दौरान कितने अंडे निकाले जाते हैं? तो नॉर्मली जितने अंडे हमारे शरीर में होते हैं, हम आपका एज, वेट, बीएमआई, एएमएच, एएफसी काउंट, इन सारी टेस्ट को कर तब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस डोज में इंजेक्शन लगा रहे हैं इन हार्मोन के। उसी के हिसाब से हम अंडे को शरीर से निकालते हैं। एवरेज आईवीएफ में हम कहते हैं 10-12 अंडे हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो अगर किसी औरत के 10 से 12 अंडे या 15 अंडे तक निकलते हैं तो आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। अगर 5 या 5 से कम अंडे निकलते हैं तो उसमें सक्सेस रेट भी इतना बढ़िया नहीं होता, बिकॉज हमारे पास एम्ब्रियोज चूज करने के लिए कम होते हैं। सो 10 से 15 अंडे फर्स्ट क्लास माने जाते हैं आईवीएफ में। कई बार कहा जाता है अंडे जैसे ज्यादा डाल दिए तो बच्चे ट्विंस होते हैं, ऐसा भी कई बार हुआ है। तो जब हम बच्चा रखते हैं तो कपल से बात कर रखते हैं कि हम अगर ट्विंस हो जाएं तो उनको कोई नुकसान तो नहीं है, उनकी हाइट, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी है कि क्या वो ट्विंस को कैरी कर पाएंगे। तो आईवीएफ में अगर हम 2 या 3 बच्चे रखते हैं तो उसमें ट्विंस होने की भी संभावना 30 से 40% रहती है।
तो अगर हम ज्यादा बच्चे रखेंगे तो ट्विंस की संभावना ज्यादा है, अगर हम एक बच्चा रखेंगे तो उसमें ट्विंस की संभावना बहुत कम है। सो ये आप अपने डॉक्टर से सलाह कर डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक बच्चा रखवाना चाहते हैं या 2 से 3 बच्चे रखवाना चाहते हैं। 2 से 3 से ज्यादा बच्चे आईवीएफ में नहीं रखे जाते, नहीं तो उसमें और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। कितनी सेफ है आईवीएफ प्रणाली? सर आईवीएफ बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, ये ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है। इन इंजेक्शन की वजह से छोटी मोटी परेशानी जैसे मूड स्विंग्स या वाटर रिटेंशन, थोड़ा 1-2 किलो वजन बढ़ना प्रोसेस के दौरान, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो बॉडी अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। इसलिए ये प्रोसेस बिल्कुल 100% सेफ है। इसका एक ही कॉम्प्लिकेशन है हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। उसको काउंटरएक्ट करने के लिए अब नई नई तकनीक है जिसमें हम ये कोई OHSS का रिस्क भी हमारे क्लिनिक्स में 0 है। जो अंडे निकाले जाते हैं तो उस दौरान बेहोशी की दवा को एनेस्थीसिया वगैरह को दिया जाता है, हाँ कितनी डोज दी जाती है और उसका कितना रिस्क रहता है? कई बार बता दें ज्यादा दे दिया जाता है। नहीं, जब हम अंडा निकालते हैं तो उसमें शॉर्ट एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब लारेंजियल मास्क एयरवे, खाली शॉर्ट एनेस्थीसिया जो कि खाली 15 से 20 मिनट के लिए दिया जाता है, उतना ही एनेस्थीसिया देके अंडा निकाला जाता है। उस दौरान पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, इसलिए उसको सुई का दर्द महसूस नहीं होता और इमीडिएटली प्रोसीजर के बाद वो कॉन्शियस हो जाते हैं, 2 घंटे के बाद घर चले जाते हैं। तो किसी भी पेशेंट को रुकने की आईवीएफ सेंटर में जरूरत नहीं होती। हम सुबह 9 बजे अगर बुलाएं, 10-11 बजे अगर एग रिट्रीवल करें तो 2 बजे तक पेशेंट को घर वापस भेज देते हैं। तो ये डे केयर प्रोसीजर है, इसमें कोई सर्जरी जैसा नहीं है, कोई दर्द परेशानी नहीं है और एनेस्थीसिया का भी ऐसा कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय तक एनेस्थीसिया नहीं दिया जा रहा है, शॉर्ट एनेस्थीसिया दे रहे हैं। साइड इफेक्ट कुछ है इस आईवीएफ प्रोसेस के? सर आईवीएफ के कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़े बहुत हार्मोनल चेंजेस, वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट ये शॉर्ट टर्म है, इनका कोई लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन नहीं है और आगे जाकर भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई बच्चे में बनावटी खराबी हो इस परेशानी से, या कोई मानसिक परेशानी हो, या आईवीएफ की वजह से जो लेडी आईवीएफ करा रही है उसको कोई कैंसर का रिस्क हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई डेटा इसको सपोर्ट नहीं करता। आईवीएफ करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब इंसान में, महिला में कमी रहती है या जेंट्स में कमी होती है या दोनों में से एक में कमी हो? कई कपल्स में हम देखते हैं कि खाली औरत में कमी है कि उनकी नलें बंद है या अंडेदानी कमजोर है। कई बार खाली आदमी में कमी होती है, उनके शुक्राणु या तो नहीं होते हैं, शुक्राणु बन नहीं रहे होते, या ट्यूब बंद होती है जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ रहे होते, या शुक्राणु होते तो हैं लेकिन कमजोर होते हैं, इनफ क्वांटिटी में नहीं होते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बच्चा नहीं ठहरता है। कई बार दोनों में कमी होती है। हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता लगता है कि औरत के भी अंडे में कमी है और आदमी के भी शुक्राणु में कमी है। इन दोनों कमी को पूरा करने के लिए ही ये तकनीक बनाई गई है और ये बहुत अच्छे लेवल तक सक्सेसफुल है। मान लो जेंट्स के अंदर स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में क्या प्रोसेस अपनाया जाता है? अगर मेल में शुक्राणु में कमी है तो हम उनके कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, स्क्रोटम, ये सारे टेस्ट कराते हैं और पता करते हैं परेशानी कहाँ है, क्यों है। कई बार जेनेटिक रीजंस की वजह से भी ये परेशानियां हो सकती है। तो जो भी परेशानी करेक्टेबल है उसको हम दवाई के जरिए, इंजेक्शन के जरिए ठीक करते हैं। दवाई इंजेक्शन देने के बाद टेस्ट दोबारा करते हैं। कई बार खाली दवाई और इंजेक्शन से ही वो कमी पूरी हो जाती है। कई बार अगर वो कमी दवाई से नहीं पूरी हो पाती तो हम उसके लिए ये आईवीएफ इक्सी का प्रोसीजर कर सकते हैं। एग डोनेशन, स्पर्म डोनेशन दोनों होते हैं। तो अगर किसी के औरत के अंडे शरीर में खत्म हो गए हैं, उनको मीनोपॉज आ गया है, तो हम उनके शरीर में नए अंडे नहीं डाल सकते। ऐसे केस में हम डोनर एग की सलाह देते हैं। या किसी मेल के स्पर्म बन ही नहीं रहे, उनकी टेस्टिकुलर लाइनिंग डैमेज्ड है, या किसी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से स्पर्म बनना कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ऐसे केस में स्पर्म बैंक के जरिए हम डोनर स्पर्म ले सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइडलाइंस के जरिए लिए जाते हैं। हाँ जी, 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो इसके एफिडेविट बनते हैं जिसमें हम साइन कराते हैं कि जो भी हम डोनर स्पर्म ले रहे हैं वो गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, वो रजिस्टर्ड स्पर्म बैंक से है। या एग डोनर ले रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड ART बैंक के थ्रू हम डोनर्स ले रहे हैं, जिनमें कागजी काम पूरा होने के बाद
ही आगे बढ़ा जाता है। स्पर्म बैंक से लिए जाते हैं या इंडिविजुअल भी कोई लेते हैं, नहीं। आइडेंटिटी छुपाने का कोशिश? हाँ जी, तो स्पर्म कभी भी हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर नहीं ले सकते, तो वो स्पर्म बैंक के थ्रू ही लिए जाते हैं। जैसे ब्लड बैंक होती है, इसी प्रकार स्पर्म बैंक होती है। तो स्पर्म बैंक भी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, उनके सारे नॉर्म्स को फॉलो करती हैं, तभी उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है। जब हम उनसे स्पर्म मंगाते हैं तो वो एक हमें एफिडेविट देते हैं, जो पेशेंट की ब्लड टेस्ट, वायरल मार्कर्स, वो सारा स्क्रीनिंग हमारे पास भेजते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, आई कलर, हेयर कलर, ब्लड ग्रुप, वायरल मार्कर्स, ये सारी रिपोर्ट हमारे पास आती हैं, तभी हम उन स्पर्म से बच्चा बनाते हैं। मान लो इंसान जेंट्स जो वो ठीक है मेल, और लेडीज में प्रॉब्लम, तो ऐसे सिस्टम में जैसे उसमें गर्भाशय में तो उसको स्पर्म दे नहीं सकते, तो उस कंडीशन में क्या होता है? बच्चा कहाँ पे? अगर किसी के गर्भाशय में प्रॉब्लम है, मतलब अगर बच्चेदानी खराब है या निकली हुई है या कैंसर की वजह से या प्रीवियस परेशानी की वजह से, बहुत रसौलियों की वजह से बच्चेदानी निकालनी पड़ी है, या बच्चेदानी शुरुआत से बनी नहीं है, जैसे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जब बच्चेदानी नहीं बनती, ऐसे केसेस में हम सरोगेसी करते हैं। हमारा सेंटर सरोगेसी के लिए रजिस्टर्ड है एंड सरोगेसी एब्सोल्युटली लीगल है। जो लीगल नॉर्म्स के थ्रू सरोगेसी अलाउड है, हम वही सरोगेसी, जेस्टेशनल सरोगेसी करते हैं। वो अल्ट्रुइस्टिक होती है, मतलब जो लेडी सरोगेट बन रही है वो आपके लिए, आपकी जानकार है, आपकी मदद करना चाहती है, इसलिए सरोगेसी कर रहे हैं। एंड इसके भी कुछ नॉर्म्स हैं, हमें उनका इंश्योरेंस कराना होता है, उनके सारे कागज अप्रूव कराने होते हैं, उनका मेडिकल बोर्ड से और कोर्ट से ऑर्डर आता है कि वो पेरेंटेज ऑर्डर, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट, ऐसे कुछ ऑर्डर्स हमें कोर्ट से मिलते हैं, उसी के बाद हम सरोगेसी का प्रोसेस करते हैं। आईवीएफ की पीजीटी और पीडीजी में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या? सो आईवीएफ की जो ये एक्सटेंडेड टेक्निक्स हैं, जिससे हम बच्चा रखने से पहले उसकी जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं, इसको पीजीटीए बोला जाता है, मतलब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडी। इसमें हम बच्चा बनाकर 5वें दिन का बढ़ाते हैं और उसमें लेजर के जरिए बायोप्सी कर उस बच्चे को जेनेटिक लैब में वो टिश्यू को भेजते हैं, बच्चे को बर्फ में रख लेते हैं। वो जेनेटिक लैब डिटेल्ड एनालिसिस कर हमें बताती है कि बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पीजीटी 2 तरीके का होता है, पीजीडी एंड पीजीटीए। पीजीडी मतलब अगर किसी कपल को कोई परेशानी है, कोई ब्लड डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कोई ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो फैमिली में रन कर रहे हैं, तो हम उन डिसऑर्डर्स को रूल आउट कर तब उस बच्चे को बच्चेदानी में रखें, जिससे कि आगे आपकी फ्यूचर जनरेशन में वो सेम जेनेटिक प्रॉब्लम ना जाए। इसको पीजीडी बोलते हैं। पीजीटीए, जिसमें हम बच्चे को कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर नहीं देख रहे, लेकिन एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मतलब बच्चे में कोई बनावटी खराबी जेनेटिक पैरामीटर्स की वजह से नहीं है, ऐसा हम चेक कर अगर रख रहे हैं तो उसको पीजीटीए बोलते हैं। तकनीक सेम है, लेकिन जेनेटिक स्क्रीनिंग अलग अलग तरीके की है। जो वो जेनेटिक प्रोब्स यूज कर रहे हैं वो अलग है, बाकी टेक्निक सेम। आईवीएफ भी फेल भी होता है? हाँ जी, आईवीएफ करीब मैंने बताया 60-70% में हमें सक्सेस मिलता है। करीब 30% ऐसे केस होते हैं जिसमें हम नाकामयाबी मिलती है, बिकॉज उसके कई कारण होते हैं। या तो जो बच्चा बन रहा है वो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं है, या जो गर्भाशय है, गर्भ में परेशानी है, बच्चेदानी डिस्टॉर्टेड है जिसमें बच्चा चिपक नहीं रहा, कोई लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस है जो हम ठीक नहीं कर पा रहे, या डैमेज्ड है बच्चेदानी, या अंडेदानी में इतनी परेशानी है कि अंडा ही अच्छी क्वालिटी का हम नहीं बना पा रहे। तो इसके कई कारण होते हैं जिसकी वजह से आईवीएफ फेल करता है। अगर एक आईवीएफ फेल करता है तो अगला कदम लेने से पहले हम ये सोचते हैं, पूरे एनालिसिस करते हैं कि कहाँ परेशानी आई, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं और आगे के प्रोसीजर में हम क्या इम्प्रूवमेंट लाएं कि दोबारा हमें फेलियर का सामना ना करना पड़े। पूरे देश में जगह जगह आईवीएफ सेंटर खुले हुए हैं। कई बार जो पेशेंट होते हैं, नव दंपति होते हैं, वो गलत बाबाओं के चक्कर में, छोड़ो गलत डॉक्टर के चक्कर में फंस जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस तो कम होता है। तो ऐसे में क्या सिस्टम अपनाना चाहिए कि वो सही डॉक्टरों के साथ है, या आपके जो वर्ड करके जो फर्टिलिटी है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं आपको ऐसे लोगों के लिए? तो देखिए, हम लोग अपना गायनी की ट्रेनिंग करने के बाद हम आईवीएफ में हमने स्पेशलाइज करा है, हमने अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन करा है इनफर्टिलिटी में। इसमें ये
एकदम से सीखने वाली चीज नहीं है, कुछ समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया को सीखने में। तो हर कोई इस प्रक्रिया को नहीं कर सकता है। जो लैब है जहां हम बच्चा बना रहे हैं, वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी एम्ब्रियो हैंडलिंग कैसी है, आपका लैब एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है, आप कितनी नॉर्म्स को फॉलो कर कर ये ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, इन सबको देखना जरूरी है। तो हर कोई आईवीएफ नहीं कर सकता। जितनी अच्छी लैब होगी, जितना डॉक्टर का, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस होगा, उतना आईवीएफ का सक्सेस रेट बेटर होगा। तो आप लैब के बारे में सब जाने, डॉक्टर से जाने, उनसे बात करें, पूरे प्रोसीजर को समझें। अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं आप पूछें, तो हम आपको क्लियरली बता पाएंगे। हाँ जी, हम क्लियरली बता पाएंगे। आपके इस मेडिवर्ड फर्टिलिटी में किस प्रकार के जो दंपति ज्यादा आते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं? सर, हर प्रकार के दंपति आते हैं जो नवविवाहित हैं। ज्यादातर हमने देखा है कि कई बार नलों की परेशानी की वजह से लोग आते हैं। पीसीओडी की परेशानी अभी यंग लड़कियों में बहुत ज्यादा हो रही है। महीना समय से नहीं आता, अंडा समय से नहीं बनता, जिसकी वजह से हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एंडोमेट्रियोसिस जो पहले बहुत कम होती थी, बट अभी एनवायरमेंटल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, खान पीन के चेंज, इन सब की वजह से ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं जो शायद पहले नहीं थी। और पहले जमाने में शादियां जल्दी होती थी, लड़कियां कम उम्र में कंसीव करती थी। अभी शादियां लेट होती हैं, लोग बच्चे के लिए 35 साल की उम्र के बाद सोचना शुरू करते हैं। इन सब कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी का लोड बढ़ रहा है। तो ये नई नई बीमारियां, नई नई प्रॉब्लम्स, ये सब हमारी लाइफस्टाइल, खान पीन, एक्सरसाइज, इन सब वजह से है। तो जो पेशेंट हैं, अगर वो जल्दी शादी कर जल्दी बच्चा प्लान कर ले, तो शायद इनफर्टिलिटी का लोड कम। देखा जाता है कि शादी के 2-3-4 साल बाद प्लान करते हैं बच्चों को। हाँ जी, बट अगर शादी जल्दी हो जाए और आप 2-4 साल वेट करें तो भी ठीक है। अगर आपकी शादी लेट होती है और फिर हम उसको 2-4 साल निकाल दें, तो उसमें हमें परेशानी है। तो अगर उम्र 30 या 30 से कम है तो इतनी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हमारी उम्र 30 के बाद बढ़ने लग जाती है, तो हमें जितना जल्दी हम बच्चा प्लान कर ले उतना बढ़िया है। बिकॉज 33 साल के बाद हर साल हमारी फर्टिलिटी कम होती है और प्रेगनेंसी होने की संभावना। हाँ जी। तो आप अंत में हम आगे खत्म करेंगे कि ऐसे निसंतान दंपतियों से जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे, क्या अपील करेंगे कि वो किस प्रकार के सेंटर में आए और आपके मेडिवर्ड में किस प्रकार की फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल है? देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो आप 6-8 महीने, साल भर तक नॉर्मल कांटेक्ट के जरिए कोशिश करें। अगर साल भर कोशिश करने के बाद भी किसी दंपति की प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, तो वो जरूर आईवीएफ सेंटर में आकर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले, अपनी बेसिक जांचें कराएं, जैसे अल्ट्रासाउंड, शुक्राणु की जांच, नलों की जांच, हार्मोन की जांच, जिसके जरिए हम आपको ओपीडी में ही बता सकते हैं कि कहाँ परेशानी आ रही है, या कोई आपसी परेशानी है। ऐसे केसेस में भी जहां आपको ये नहीं पता है कि अंडा कब निकलता है, कब संबंध रखना चाहिए, कब बच्चा ठहरेगा, कब नहीं ठहरेगा, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं ओपीडी बेसिस पर। अगर आप हमें मिलते हैं तो हम आपका ये जांच कर बता सकते हैं कि परेशानी कहाँ है। एक बार हमें परेशानी पता है तो उसके लिए क्या अप्रोच से हम क्या ट्रीटमेंट करें या क्या सलाह दें, आई थिंक एक कंसल्टेशन अगर आप करेंगे तो आपको जरूर पता लगेगा। बट अगर आप ये इधर उधर घूमते रह जाएंगे, छोटी छोटी बाबाओं के पास, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में जाएंगे, तो आई फील आप अपनी परेशानी नहीं पता कर रहे हैं, आप खाली गोल गोल घूम रहे हैं, परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो आप सही सलाह लें, फिर आप जो चूज कर ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, नहीं चाहते हो, ये आपका चॉइस है, लेकिन परेशानी कहाँ है इसको जरूर पता करें। थैंक यू डॉक्टर नेहा। तो देखा गई थी हमारे साथ मेडिवर्ड फर्टिलिटी की डॉक्टर नेहा गुप्ता, जिन्होंने बताया कि आईवीएफ प्रणाली क्या होती है, पूरा प्रोसेस समझाया कि निसंतान दंपतियों में क्या कमियां होती हैं और कैसे उनको दूर किया जा सकता है। खासतौर पे हमारे लिए लोगों से अपील रहेगी जो जिन लोगों को बच्चे नहीं हो पाते, नए दंपति होते हैं, अपने उस समय पर आईवीएफ प्रणाली के लिए उसमें कोई नुकसान नहीं, जैसे बता दें कि 100% सक्सेस रेट तो नहीं है, लेकिन उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं और ना ही कोई नुकसानदायक है। खर्चा मैडम कितना होता होगा मोटा मोटा इसका? सर, खर्चा अगर हम आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें तो करीब करीब 1 लाख से 2 लाख के बीच में, डिपेंडिंग ऑन हम किस प्रकार का आईवीएफ कर रहे हैं, ये 1 से 2 लाख के बीच में टोटल खर्चा आता है। सो जो इतना नहीं है, अगर हम छोटी छोटी दवाई लेकर, छोटा छोटा टेस्ट कराकर, मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाकर अगर हम देखें तो एक ही बार में अगर हम इतना खर्चा करते हैं तो उसमें हमारा सक्सेस रेट बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो लास्ट में हमें
उन नव दंपतियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे किसी कारण, एक बार मेडिकल फैसिलिटी में आए और अपनी जांच कराएं, ताकि उनको पता चल सके कि उनके बॉडी में क्या कमी है क्या नहीं है, और सभी सुविधाएं इस मेडिकल फैसिलिटी में मौजूद है, जैसे कि डॉक्टर नोहे गुप्ता का कहना है। तो इसी प्रकार की तमाम मेडिकल से संबंधित खबरें या अन्य खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो बस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, और इस खबर को मेडिकल बुलेटिन ज़्यादा से शेयर करें, ताकि जिन लोगों के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं या जो लोग औलाद का सुख नहीं ले पा रहे हैं, वो इस खबर को देख के इसका सदुपयोग कर सके। धन्यवाद।